वेलकम प्रोटीन्स क्लास 8th का हमारे पास ये थर्ड चैप्टर है, कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर बहुत ही ईजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के अंदर जो एक एक लाइन है वो काफ़ी दमखम रखता है। हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, सब कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटीज़ सब देखने वाले हैं। हलवा बना के देंगे भाई, चबाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे निकल जाना, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड तक देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, विदाउट एनी डिले हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अरे 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 आ जाओ भाई। कोल का नाम तो पहले भी सुना होगा, लोहार लोग इस्तेमाल करता है, वो वाला भी कोयला है। घर पे आप जब लकड़ी जलाते हो तो बनता है वो कोयला है, लेकिन वो कोयला कोयला नहीं है, ये कोयला है, नहीं समझे। कोयला जो है हम जो घर पे लकड़ी जलाने के बाद बोलते हैं ये कोयला है, वो नहीं है। असल में कोयला होता है, लोहार लोग देखिए पत्थर जैसा होता है, उसको हम लोग पत्थर कोयला भी बोलते हैं लोकल भाषा में, ठीक है। ज़मीन के नीचे से मिलता है वो लकड़ी जला के नहीं बनाते, ठीक। एग्जाम्पल लोहार लोग से देख लेना जाके। कह रहा है कि वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन द नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ तो हम लोगों ने अपने आसपास की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसमें कुछ तो हम लोगों ने बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी हमने काफ़ी मेहनत करी है इसमें, तब जाकर ये बना है। और कोयला वैला हम लोगों ने कुछ नहीं करा, ज़मीन खोद के निकाला, बात खत्म। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चीज़ें तो हमारे एफर्ट से बनी है और कुछ चीज़ें नेचुरल हैं। देखो, कोयला की बात हमने करी। पेट्रोलियम जो होता है इसका मतलब पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम से पेट्रोल आता है, केरोसिन आता है, मिट्टी तेल डीजल जिसको और बहुत सारी गैसेस। तो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और कोयला से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो कोयला का मतलब कोल तो सीधा सीधे होता है, लेकिन पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल सीधा सीधे नहीं होता। पेट्रोलियम का मतलब कई सारी चीज़ें हैं, अभी आगे देखेंगे। आपको एक लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है। सबसे पहले इसमें वो चीज़ें लिखनी हैं इस एक्टिविटी में जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, उनमें से नेचुरल क्या है, मैन मेड क्या है। इस एक्टिविटी को मुझे बताने की ज़रूरत खासा नहीं है। लिखा है कि डज द लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। जाहिर सी बात है, डेली लाइफ की जब भी आप चीज़ें बात करोगे तो आप ये सब चीज़ें एयर, वाटर, सॉइल तो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो उसको शायद आप इंक्लूड करोगे इसमें। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। चूँकि ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब नेचर से ही मिलता है। ये सब कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब कह रहा है क्या, कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हमेशा हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते, कभी ख़त्म नहीं होगा क्या, सवाल है। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमें मिट्टी से नेचर से मिला हुआ है, हमने उसको बनाने में कुछ नहीं करा योगदान। हवा हमें नेचर से मिला हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज है। पानी हमें नेचर से मिला हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज है। प्राकृतिक संपदा जिसको कहते हैं, या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं हिंदी के अंदर। ये हम हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते या हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में एक सवाल है, ठीक है। पानी आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर भी ये वाटर साइकिल के थ्रू आपके पास वापस आ जाएगा, तो आप ख़त्म नहीं कर सकते पानी को, वाटर साइकिल के थ्रू आ जाएगा। वो अलग बात है कि उस फॉर्म में वापस शायद आपको ना मिले, जहाँ आपके ज़मीन से, आपके घर के ज़मीन से जो पानी वेपोरेट होकर के उड़ा हुआ आप ही के घर वापस आ गया, ये ज़रूरी नहीं है। बट अर्थ में तो रोटेट होता रहता है वाटर साइकिल के ज़रिए से, तो वो ख़त्म नहीं होगा। आप विटामिन डी लेते हो सूरज से, आप डेली लो बैठ करके, वो ख़त्म नहीं होगा। सनलाइट ख़त्म नहीं होने वाला। एयर आप कितना भी सांस ले लो, तेज़ जितना भी तेज़ सांस ले लो, वो ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप चाहे जितना भी इस्तेमाल कर लो। बट कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोयला मिट्टी के खदान से निकलता है, तो अगर आप खोद करके सारा निकाल लिए तो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे से निकलता है, अगर आपने सारा निकाल लिया तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है क्या वो सब कुछ रिसोर्सेज हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, जवाब है नहीं। किसी को कर सकते हैं कुछ को, लेकिन कुछ को हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद ख़त्म होने वाला है। चलिए, तो दो तरह के रिसोर्सेज हो गए, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे में। जस्ट वही चीज़ है, कह रहा है कि कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या ये ख़त्म होगा, जवाब है नहीं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 6। इज़ वाटर अ लिमिटलेस सोर्स। यस, वाटर एक लिमिटलेस सोर्स है, वाटर को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मैंने फिर कहा कि आप शायद उसी फॉर्म में उसको वापस नहीं ला पाओगे जहाँ पर से वो गया था, उसी प्लेस में शायद आप वापस ना ला पाओ। तो उसको भी हम लोग को बहुत केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे हम तो भैया जैसे वेस्ट करें, नहीं। उसके पीछे की पूरी कहानी आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ, तो उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करने वाले। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी
है ना, ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल करते हैं मेनली दो तरह के हो सकते हैं, एक है इनएग्जॉस्टिबल जो ख़त्म नहीं होगा, और एक है एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाएगा। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब ऐसे सोर्सेज, ऐसे नेचुरल संपदा जो ख़त्म नहीं होने वाले, चाहे आप कितना भी इस्तेमाल कर लो। कह रहा है कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंटेड इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, है ना, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के लिए लेकर सनलाइट, एयर। आप हवा या सनलाइट को आप ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। ये हमेशा आप जितना भी इस्तेमाल कर लो ये चलता रहेगा। ये सनलाइट आप जितना भी फोटोसिंथेसिस हो जाए, जितना भी सनलाइट से आपको सोलर प्लेट लगा करके जितना भी बैटरी चार्ज हो जाए, ये ख़त्म नहीं होने वाला। हवा आप जितना भी इस्तेमाल कर लो, नाइट्रोजन निकाल के चिप्स के पैकेट में भर दो सारा, फिर आप चिप्स का पैकेट खोलोगे वापस हवा में नाइट्रोजन वहीं तक। तो कुल मिलाकर की बात है ये ख़त्म नहीं होने वाला। ऐसे कह रहा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है भैया, ये वो चीज़ें हैं जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फॉरेस्ट ऐसे ही काटते रहे अपना टिश्यू पेपर बनाने के लिए, पोंछने के लिए भैया, तो एक टाइम के बाद फॉरेस्ट खत्म होना है, भले ही बहुत टाइम लगेगा बट हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, उसके अलावा मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, आप इस्तेमाल करते जाओगे, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वाटर के बारे में यहाँ पर ऊपर आया नहीं तो मैं आपको बता दूँ। देखो वाटर की ये केस है, वाटर अगर देखा जाए तो इनएग्जिस्टिबल ही एग्जॉस्टिबल है, इनएग्जॉस्टिबल नहीं कहेंगे उसको पूरे तरीके से। एग्जॉस्टिबल में वाटर को आना चाहिए, हालांकि दोनों में एनसीईआरटी नहीं दे करके कन्फ्यूज़ करा है बच्चों को, ठीक है। एनसीईआरटी वालों को चाहिए था इसमें नहीं दिया तो इसमें दे देता वाटर को। क्यों, इधर तक वाटर तुम्हारे साथ घूम रहा था, इधर कहाँ से दुश्मनी हो गई भाई, वाटर से दे देते कहीं पर, हमें भी आसान होता, ठीक है। तो देखो वाटर अगर देखा जाए रिन्यूएबल तो है बट एग्जॉस्टिबल में ही आएगा वाटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है कि एक्टिविटी 3.2 कह रहा है कि इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, आप मान लो 7 लोग को ले लेना है एक क्लास के अंदर, मतलब 7 बच्चे में 3 ग्रुप कर लेंगे। एक में ग्रुप में एक ही बच्चा, दूसरे ग्रुप में 2 बच्चा, तीसरे ग्रुप में 4 बच्चा, तो 1 2 3 3 4 7, ठीक है। तो 7 बच्चे होगा इसमें। अब मान लो क्या कि हमने ना कटोरा में उसको दे देने हैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कटोरे में अलग अलग चीज़ें दे देने हैं सर। क्या, एक में मान लो चॉकलेट रख दिए, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि, है ना, पॉपकॉर्न है, पीनट्स है, रोस्टेड गेम्स हैं, ग्राम्स है, टॉफ़ी है, किसी में चॉकलेट है, किसी में चना है, किसी में कुछ है। अब पहले वाले ग्रुप को दे दिए सबसे पहले सब कुछ। पहला वाला ग्रुप उसको खाया, मन हुआ तो खाया, मन हुआ तो खा के थूक दिया, ठीक है, बर्बाद कर दिया। मन हुआ तो आधा चॉकलेट खाया, आधा फेंक दिया, उसकी मर्ज़ी, मतलब फ्री है वो, चाहे तो वो पूरा ही ख़त्म कर दे, चाहे तो वो कुछ रख दे। इसके बाद जो बचेगा वो जाएगा सेकंड ग्रुप के पास, फिर वो खाएगा, उसमें 2 लोग हैं, वो खाएगा, उसको अगर मान लो कि पॉपकॉर्न बहुत पसंद, पॉपकॉर्न पूरा ही ख़त्म कर देगा सपोज करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचेगा वो चौथे ग्रुप, तीसरे ग्रुप के पास जाएगा जिसमें 4 लोग हैं। अब एक तो नंबर बढ़ गया, ऊपर से अगर देखा जाए, है ना, तो नंबर भी बढ़ा और ये भी कम हो गया। हो सकता है कि इन दोनों ग्रुप ने पहले कोई ख़त्म कर दिया हो। अगर इसमें से कोई समझदार रहा तो वो सोचेगा चलो आगे भी किसी को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कुछ छोड़ देते हैं। अगर समझदार नहीं रहा तो वो सारा के सारा ख़त्म कर जाएगा, है ना, बर्बाद करेगा, अच्छे से नहीं खाएगा, बर्बाद करेगा, बेवजह फालतू इस्तेमाल करेगा, और चौथा ग्रुप बेचारा भूख से मरेगा। तो कुल मिला तीसरा ग्रुप, अरे बार बार चौथा बोलते हैं, तीसरा ग्रुप भूख से मरेगा। यही कहानी है बेसिकली हमारे पास उन रिसोर्सेज का जो ख़त्म होने वाले हैं। अब जो रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं बच्चों, तुम सोच के बताओ कि हम लोग आज इस पृथ्वी पर हैं, हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म होने वाली चीज़ है, समझ लो एक कटोरा बादाम की तरह ही है। अगर हमने उसको बर्बाद किया, पेट्रोल को बर्बाद किया, तो हमारी जो अगली जनरेशन है वो पेट्रोल कहाँ से लेके आएगी, ऊपर से। जैसा आप नंबर से देख सकते हो कि पहले जनरेशन में कम लोग थे और तीसरे जनरेशन में ज़्यादा लोग हैं। आने वाले जनरेशन में आबादी लगातार बढ़ रही है ना, तो पेट्रोल तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा चाहिए। लेकिन हम अगर नाकदरी करेंगे, हम अगर बेवजह फालतू इस्तेमाल करेंगे, हम अगर बर्बाद करेंगे, तो आने वाली जनरेशन को कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। वाजिब सी बात है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि हमें इस एक्टिविटी से ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। एक तो हमें बर्बाद नहीं करना है, ऊपर से हमें आने वाले नस्ल का ख्याल रखना है, ठीक है, कि हमारे बाद फिर जो नस्ल आएगी उसको भी तो फिर अवेलेबल होना चाहिए। हम बर्बाद करके उसको ख़त्म कर देंगे तो आने वाली नस्ल क्या होगी, तरसेगी उस चीज़ के लिए। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी में सिखाया जा रहा था। ओके, लेट्स गो अहेड। कह रहा है क्या, वही सब चीज़ें अंग्रेजी में लिखी हुई देख लेते हैं कि अज़म दैट द ईटेबल इन द कंटेनर्स रिप्रेजेंट द
टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल, है ना, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वो कटर में मान लीजिए कि कोयला है, पेट्रोल है या नेचुरल गैस है, ठीक है। अब हर एक ग्रुप जो है हो सकता है क्या कि डिफरेंट तरीके से कंज्यूम करे, ख़त्म करे। आर दिस अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, कोई ज़्यादा लालची हो सकता है, जैसे कि हम लोग अगर ज़्यादा लालची हो गए कि सारा पेट्रोल हम खत्म करके भरेंगे भाई, हमारा अगले जनरेशन को मिले ना मिले, ग्रीडी हो गए हम। और हो सकता है कि हम ज़्यादा क्या हो, अर्लियर जनरेशन हो सकता है क्या हो कि थोड़े से समझदार हो, कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन, हो सकता है कि आने वाले जनरेशन के बारे में सोचा हो, ये भी हो सकता हो। एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, और छोड़ दिया कि चलो भैया आने वाला जो है उसको भी थोड़ा कुछ मिल जाएगा। तो कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा क्या कह रहा है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ एग्जांपल दिया है कि जो खत्म हो जाएगा, उसमें हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज। ये एक टाइम के बाद क्या होंगे सर, खत्म होंगे ही होंगे। दीज वेयर फॉर्म फ्रॉम दी डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, फॉसिल्स। और ये जो बनेंगे सर, ये कहाँ से बनेंगे, ए सर चलो तो ये लाइन देखो क्या कह रहा है सर कि दीज वेयर फॉर्म फ्रॉम दी डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉसिल्स। एक नाम क्या दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी डेड होता है, मान लो कि मैं मर गया, मैं सड़ गया, मैं मरा पड़ा ज़मीन पे, तो मैं फॉसिल्स हुआ, क्या हुआ सर, फॉसिल हुआ। तो बेसिकली ये जो चीज़ें बनी हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये किसी जानदार के ही, इसी जानदार के ही मरने, कौन सा वाला, 8th क्लास का है सर, किसी जानदार के ही, है ना, मरने की वजह से, किसी जानदार के ही मरे हुए बॉडी से बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, सो दीज आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स। चूंकि वह फॉसिल से बना है, और फॉसिल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड पार्ट, उससे बना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो आज से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, तो आप कह सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो इसका डेफिनेशन, है ना, कि सम फ्यूल्स, है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, दे आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स, आप ऐसे बोल सकते हो। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स का क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, नेचुरल गैसेज होंगे। हाँ, अब वो अलग बात है कि कोल के अंदर भी अलग अलग चीज़ें, कोक आता है, चारकोल आता है, उसके अलावा पेट्रोलियम में बहुत सारे आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, मोम आता है ना, लुब्रिकेंट्स आता है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम देखेंगे। अभी पूरे चैप्टर में यही सब बातें होने वाली हैं। अभी आपको क्या समझना है, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, कोई भी डेड एनिमल या प्लांट, बोथ डेड एनिमल या प्लांट के रिमेनिंग से अगर कोई ईंधन बना है, फ्यूल बना है, तो उसको हम लगेंगे फॉसिल फ्यूल, ठीक है। चलिए, तो ये जो पेट्रोलियम है, जो कोयला है या पेट्रोल है, किससे बना है सर, किसी डेड एनिमल या प्लांट के क्या बना है सर, रिमेनिंग से, यानी बचे हुए पार्ट से बना है। हमारे पास पहला टॉपिक शुरू हो रहा है। बेसिकली पूरा जो हमारा चैप्टर है उसमें 2 चीज़ें हैं, कोल और पेट्रोलियम। तो पहला चीज़ है कोल, कह रहा है कि यू मे हैव सीन कोल, है ना, और हर्ड अबाउट इट, आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, नहीं तो कम से कम सुना तो होगा कि ट्रेन चलती है कोयले से, चलती थी एटलीस्ट। इट हैज़ आल्सो, अभी भी चलती है क्या कहीं पर, कोलकाता में शायद, ठीक है क्या, इट हैज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर, ये काफ़ी, ये भारी भी होता है और पत्थर जैसा होता है। हमारे घरों पे जो कोयला बनता है ना लकड़ी के जलने से, वो भारी भी नहीं होता, वो हल्का होता है, और वो पत्थर जैसा भी नहीं होता है, वो काफ़ी नरम होता है। लेकिन ये हार्ड होता है, ये पत्थर जैसा होता है, और ये भारी होता है, जो ट्रेन में भी इस्तेमाल होता है। और मैंने कहा सुनार के पास, आप सुनार कह रहे हो, लोहार के पास आप देख लेना। कह रहा है कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, ये खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बहुत सारे शहरों में, घरों में। हालांकि हमारे इधर कोई भी कोयला का इस्तेमाल नहीं करता खाना बनाने के लिए, हमारे इधर बहुत सारे ईंधन ऑलरेडी हैं, और अब तो एलपीजी गैसेस भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर शहर बाजार में कोयला का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए घरों में भी होता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवेज इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, पहले ये रेल में इस्तेमाल होता था ट्रेन चलने के लिए। अब तो ट्रेन जो है पेट्रोल से या इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसको, ट्रेन को चलाने के लिए। बट पहले ज़माने में ट्रेन किससे चलता था बच्चों, पहले ज़माने में ट्रेन चलता था कोयले से, उसके भाप से, ठीक है। जो इंजन बना था फर्स्ट टाइम, वो भी कहीं ना कहीं इसी के मतलब स्टीम के ही पावर को देख करके बनाया गया था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे बढ़िया इस्तेमाल ये वाला है, आप इसको ज़रूर नोट कर लो। आज के टाइम पे अगर कोयले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो होता है थर्मल पावर प्लांट में बच्चों। इंडिया के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वो कहीं ना कहीं 10% के अराउंड है। भाई 10% इलेक्ट्रिसिटी टोटल इंडिया का जो कंजम्पशन है, उसका टोटल इंडिया का जो कंजम्पशन है उसका कहीं ना कहीं 10% बनता है, मान लो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से। जबकि बाकी अक्सर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनते हैं सर, थर्मल पावर प्लांट से बनते हैं, है ना। और ये जो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होता है बच्चों, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है आज के टाइम पे। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फॉयल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और आपको पता होना चाहिए एज अ फॉयल बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, अक्सर इंडस्ट्रीज़ में हीट की ज़रूरत होती है, मशीनों को चलाने की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। कई जगह पर उसके लिए पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल करते हैं, डीजल का बहुत ज़्यादा, केरोसिन का। लेकिन
एक बड़ी मात्रा में कोयला का इस्तेमाल होता है बच्चों गर्मी को पैदा करने के लिए फैक्ट्रीज में। इसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीज़न है, कोयला क्या है बाकी ईंधन से सस्ता है, यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह से। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, आई थिंक बहुत क्लियर है। तो यहाँ पर अब आता है स्टोरी ऑफ कोल, कि ये कोल बनता कैसे है, कोल आखिर बनता कैसे। कह रहा है कि वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ये हम लोग को मिलता कहाँ से और बनता कैसे है। जवाब है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लॉ लेइंग, है ना, वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियन ईयर, 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 साल होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख तो 300 मिलियन में 300 गुना 10 यानी 3000 लाख साल, 3000 साल पहले नहीं, 3000 लाख साल पहले। ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहा है। कह रहा है कि उसके टाइम पे ना निचली ज़मीन सब में बहुत ज़्यादा क्या थे, घने घने बड़े बड़े जंगल थे निचली ज़मीन में। कह रहा है मान लो कि हमारा ये ज़मीन है, उसमें कहीं पर निचले वाले ज़मीन से बड़े बड़े जंगल थे। और कह रहा है कि उसके बाद है ना, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक है ना फ्लोडिंग, दिस एरिया गॉट बरीड अंडर द सॉइल। अब बाढ़ की वजह से, किसी भूकंप की वजह से क्या हो गया सर, वो दब गए, वो पेड़ पौधे जंगल के जंगल, मतलब थोड़ा बहुत एक दो ठो नहीं, जंगल का जंगल क्या हो गया सर, मिट्टी में दब गया, ढक गया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि वो नीचे चला गया, अरे उसके ऊपर मिट्टी बढ़ते गए। कह रहा है कि एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, उसके ऊपर और भी मिट्टी आते गई, दे वेयर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। वो नीचे नीचे डीपर जाते रहे, जिस और ऊपर मिट्टी चढ़ती रही, बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से। तो मिट्टी जब ऊपर से ऊपर चढ़ता गया तो वो भारी से भारी होता गया। अब मान लो यहाँ पर था जंगल दबा था, इसके ऊपर मिट्टी आता गया, मिट्टी आता गया, मिट्टी आता गया, तो इसके ऊपर से प्रेशर क्या हो गया सर, बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, ऊपर से नीचे धंसा, ये नीचे धंसा, ये जो चीज़ें थी, जो जंगल का जंगल था जो दब गया था वो नीचे धंसा, जिसकी वजह से क्या हो गया सर, अब ये सूरज नहीं है ना, पृथ्वी के केंद्र की ओर गया। कहाँ गया, पृथ्वी केंद्र। और जब ये नीचे गया तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा थी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो अर्थ है ना, उसके सेंटर की ओर क्या है सर, गर्मी ज़्यादा। वैसे भी ये बात आपको पता ही होगी। ये नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, अच्छा आप गर्मी के कई सारे रीजन हो सकते हैं, खुद उसमें चूँकि ऑर्गेनिक मेटेरियल तो मे भी उसकी वजह से भी कुछ गर्मी पैदा हुए हो, है ना। और वैसे भी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से भी गर्मी पैदा होती है, आपको पता होना चाहिए चीज़। तो कह रहा है क्या कि वहाँ पर बहुत गर्मी थी और वहाँ पर एकदम प्रेशर था, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। वो जो डेड प्लांट्स थे, जंगल थे, गो स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, वो धीरे धीरे क्या हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेंट्स मेनली कार्बन, कोयले के अंदर खास करके क्या पाया जाता है, कोयले में सर क्या खास कर पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। जैसे कि कार्बन एक तरह का एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, वैसे ही कार्बन एक तरह का एलिमेंट है। कोयले में खास करके कार्बन पाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। कह रहे कि द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड, यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, है ना, इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कह रहा है कि ये जो स्लोली, ये जो डेड प्लांट्स थे, ये जो कार्बन में कन्वर्ट हुए, ये जो कोयले में कन्वर्ट हुए स्लोली लाखों साल में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये कोई किस तरीके से जंगल कार्बन बन गया, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कहेंगे सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, चूँकि ये पेड़ पौधे के हिस्से से बने, कहाँ से बने, पेड़ पौधे के हिस्से से बने। कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है किसी जानदार के रिमेनिंग से बनना, और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी जानदार की कैटेगरी में ही आते हैं, इसलिए कोयला भी क्या सर, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अ कोल माइन इज शॉन इन फिगर 5। ये कोल का माइन है, देख लो आप, है ना, ये कोल का क्या है सर, माइन है, यानी कोयले का खान है। फोटो तो बहुत गंदा सा है, अलवा समझ, अरे ये नहीं बोलना था क्या तो कोयले का ये माइन है, और यहाँ पर छोड़ो, क्या फ़ोटो दे रखा है एनसीईआरटी वालों ने यार, घटिया सा। ऐसा फ़ोटो कौन देता बताओ, समझ में आ रहा था कुछ, बिल्कुल नहीं। कि व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब अगर आप कोयले को गर्म करोगे तो इसमें खास करके क्या निकलेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एक तरह का गैस, और इसके साथ हीट निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, हीट। तो हम लोग इस हीट को यूज़ करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए नहीं, हीट को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं और उसको हीट से खाना बनाते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। कह रहे हैं कि कोल इज प्रेशराइज्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, तार एंड कोल गैस। अब इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा कि कोल से ये सब चीज़ें बनती हैं। क्या क्या बनती है बच्चों, कोक बनता है, कोल तार बनता है और कोल गैस बनता है।
ये सब किससे बनता है? कोयले से बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोयले का प्रोडक्ट क्या क्या हो गया, कोल का प्रोडक्ट क्या क्या हो गया, कोक, कोलतार और कोल गैस। कोक, कोलतार एंड कोल गैस, ये 3 मेन चीज़ें हो गई जो किससे बनता है? कोयले से बनता है, कोल से बनता है। क्लियर? चलिए अब कैसे बनता है वो मैं थोड़ा बता दूं क्या जल्दी से। देखो, अगर आप टेस्ट ट्यूब में अगर आप गर्म करोगे कोयले को, ठीक है, अगर आप कोयले को गर्म करोगे, यहाँ पर अभी था क्या, कोयला था, इसको आप गर्म करोगे तो यहाँ पे जो गैस निकलेगा उसको अगर आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में, सपोज करो कि इसको आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, पानी में जमा करोगे इस गैस को, है ना, तो यहाँ पर एक लिक्विड जमेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोलतार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोलतार। और यहाँ पर से इसमें से कुछ गैस भी निकलेगा, उस गैस को अगर आप निकालोगे तो उसको बोलते हैं कोल गैस, ठीक है, इसमें से कुछ गैस भी निकलेगा उसको बोलते हैं कोल गैस। और यहाँ जो आप जला रहे हैं किसको? कोयले को, है ना, ये जो आप कोयले को जला रहे हैं बच्चों, तो कोयला जलने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा फिर उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कोक। ठीक, तो कोयले से कोक भी बनता है, कोयले से कोल गैस भी बनता है और कोयले से कोलतार भी बनता है। सब चीज़ें कहाँ से बन रही है सर? कोयले से बन रही है। इतना क्लियर है? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि कोयले से ये 3 चीज़ें बन रही हैं। तीनों का अलग अलग यूज़ यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कोक का यूज़ दिया बच्चों, देखो क्या कह रहा है, इट इज़ अ टफ, है ना, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक कैसा होता है? टफ मतलब हार्ड होता है, ठीक है, और पोरस मतलब इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे से, और ब्लैक मतलब काला होता है मेरे तरह। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कोयला काला होता है, हार्ड होता है, पत्थर जैसा। और घर पे हम लोग जो कोयला, पत्थर मतलब वो कोयला लकड़ी जला के बनाते हैं बच्चों, वो कोयला ना ही भारी होता है और क्या, और ना ही बोल जाता है यार, ना ही भारी होता है और ना ही हार्ड होता है, पत्थर जैसा भी नहीं होता, वो तो हल्का सा होता है और वो नरम भी है, उसका ऐसा थोड़ा पटक के मारो तो खर्चा हो जाएगा भाई। इट इज़ एन ऑलमोस्ट, है ना, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या कोक क्या है सर? ये देखो, आप इसको आप याद रखिएगा, ऑलमोस्ट प्योर बोला है, वैसे प्योर नहीं है, वैसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन में आपको कोक तो नहीं आता है। 3 चीज़ें जो आती हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन उसको बोलते हैं, पढ़ोगे आप। यहाँ पर कह रहा है कि जो कोयला है ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है, और ये वाले जो लाइन है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। अब ये क्या है बच्चों? देखो, हम लोग लोहा, एल्युमिनियम या कॉपर ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर डायरेक्ट लोहा है वहाँ से निकाले रॉड बना के घर पे लगा दिए, ऐसा नहीं है। जब हम किसी भी लोहे को ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, एल्युमिनियम को निकालते हैं, कॉपर को निकालते हैं, तो वो बहुत मिक्स फॉर्म में होता है, उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। फिर जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, है ना, तो फिर आप जो है उसको बहुत सारा मतलब, है ना, तो जब हम लोग को लोहा मिलता है खदान से तो वो डायरेक्ट ही इस्तेमाल नहीं होता, या बाकी मेटल्स की भी बात है जहाँ तक के मिक्सचर होते हैं, उसको ओर्स कहते हैं, आप पढ़ोगे ऊपर क्लास में, क्लास 10th में। उस ओर से मेटल को अलग करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, गर्म वरम किया जाता है, वहाँ पर कोक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। ठीक है, चले पढ़ेंगे ऊपर क्लास में इसके बारे में, लेकिन अभी बस थोड़ा थोड़ा याद रखो। अब आया हमारे पास कोलतार, इसका 2 यूज़ यहाँ पर दिया है, आई थिंक इसको दोनों को याद रखना है। कोलतार का यूज़ के बारे में क्या है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये हार्ड था, ये सॉलिड था, ये लिक्विड है। ये क्या है बच्चों? लिक्विड है कोलतार, अनप्लेजेंट स्मेल है, इसकी सेंट अच्छी नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 टाइप्स ऑफ थिंग्स। भैया 200 केमिकल्स का मिक्सचर होता है ये, मतलब इसमें 200, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अबाउट 200 सब्सटेंसेस, 200 किस्म की चीज़ें मिलकर के बनते हैं ये कौन? कोलतार। कह रहा है कि प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। भाई डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारी चीज़ों में कोलतार का इस्तेमाल किया, जिसको हम लोग बोलते हैं अलकतरा बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है बच्चों, वो जो रोड पे इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें भी इस्तेमाल होता था पहले, अब तो कम होता है लेकिन होता भी। तो ये कोलतार का इस्तेमाल होता है, अलकतरा का इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीज़ों में, बैटरी में इस्तेमाल होता है, छत के ऊपर इस्तेमाल होता है, और कह रहा है बहुत सारे सामान बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पर कि इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री वगैरह में सिंथेटिक डाइज, है ना, कलर वगैरह के लिए कह रहा है कि ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ भी बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारा खाने की दवाई ज़रूरी थोड़ी है, कीड़ा मकोड़ा मारने का भी दवाई हो सकता है ना। कह रहा है एक्सप्लोसिव्स, फटने वाली चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल होता है, हालांकि इसका खुद का प्लेजेंट स्मेल अजीब सा है, लेकिन परफ्यूम में इस्तेमाल होता है बच्चों। प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, पता नहीं ये कौन सा फोटोग्राफिक मटेरियल है, शायद रील बनाने में इस्तेमाल होता होगा या कोई और चीज़, लेकिन इस्तेमाल तो होता है। अब कह रहा है किताब वाला, मानना तो पड़ेगा बच्चों, क्या नहीं मानोगे?
कह रहा है कि रूफिंग मटेरियल्स, मैंने कहा छत पे डालते हैं, तो मैंने पहले भी कहा लीक होने से बचाने के लिए भी डालते हैं। कह रहा है कि इट इज इंटरेस्टिंगली, है ना, नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल, है ना, मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार। नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं, एक तो वो वॉशरूम में भी डालते हैं नेफ्थलीन बॉल, और कह रहा है कि कुछ कीड़ा, जैसे कि मोथ एक कीड़ा का नाम है, ऐसे कुछ कीड़े हैं, उसको भगाने के लिए जो नेफ्थलीन बॉल बनता है वो भी जो है कोल तार से बनता है, कह रहा है ना। तो याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, यहाँ पर यूजेस हैं, सब अंडरलाइन कर लेंगे। दीज डेज, है ना, बिटुमिन जो है आ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड। अब ये क्या कह रहा है कि पहले ज़माने में जब रोड बनता था बच्चों, तो रोड कोल तार से बनाते थे, यानी अलकतरा से बनाते थे। बट आज के टाइम पे जब रोड बनता है तो उसमें बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बिटुमिन का। ये भी कोल तार जैसा ही होता है, देखा जाए तो ये भी लिक्विड होता है, लेकिन कोल तार बनता है कोयले से, अब बिटुमिन है पेट्रोलियम से। जब पेट्रोलियम में को प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, केरोसिन निकाला जाता है, तो लास्ट में जो गाद बचता है ना, वो बिटुमिन होता है। उस बिटुमिन का इस्तेमाल आज के टाइम पे रोड बनाने के लिए किया जाता है। ये ईजी भी है, ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज के टाइम पे छत पे डालने के लिए भी, छत पे डालने वाली चीज़ें वहाँ पे बिटुमिन इस्तेमाल होता है। उसके अलावा रोड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में आज के टाइम पे इसके जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। बिटुमिन नाम याद रखेंगे, पहले था कोल तार, ज़्यादा इस्तेमाल, आज के टाइम पे बिटुमिन। कोल गैस, कोयला से ही मिलने वाला कोक, कोल तार और कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कह रहा है कि कोल गैस जो है ना, इसी से मिलता है। हमने कहा ना, आपको प्रोसेस बताया ना कि आप अगर गर्म करोगे कोयले को तो उसी से क्या बनेगा सर? उसी से अलकतरा बनेगा यानी कोल तार, उसी से कोक बनेगा और उसी से कुछ गैस निकलेगा, उसके हम लोग कहते हैं कोल गैस। अच्छा, कह रहा है इट इज़ यूज्ड, अच्छा यूज आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ लिखा देख लेते हैं। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन 1810 एंड न्यूयॉर्क 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। 100 साल पहले, 200 साल पहले 1820, 1810 वगैरह में लंदन वगैरह के सड़कों पे रोशनी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कोल गैस वगैरह का। बट आज के टाइम पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइट वाइट लगा दी, स्ट्रीट लाइट लगा दी, रोशन हो गया, जगमगा गया पूरा शहर, है कि नहीं है? हाँ। तो आज के टाइम पे जो कोल गैस है उसका इस्तेमाल लाइटनिंग के लिए नहीं होता, बट आज के टाइम पे इस कोल गैस का इस्तेमाल हीट जनरेट करने के लिए होता है, और हीट के हेल्प से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक, अब कोल गैस का यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। अब फ्यूल का मतलब, फ्यूल की बात जब भी आएगी तो आप समझ लीजिएगा हीट निकालने वाली चीज़। तो कोल गैस को हीट जनरेट करने वाली चीज़ का इस्तेमाल, जैसे कि कोयले को जला करके हीट जनरेट करते हैं, वैसे कोल गैस से आजकल हीट का काम लिया जाता है। लाइट वाइट का काम पहले लिया जा रहा था, कह रहा अब उसके बाद आया पेट्रोलियम। तो कोयले का यहाँ पर कहानी ख़त्म होता है ना, कि कोयले का 3 चीज़, कोयले का कोल तार, कोयले का कोक और कोयले का कोल गैस। और डायरेक्ट कोयला भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे इधर इस्तेमाल होता है ना। तो उसका इस्तेमाल हमने ऊपर देखा, याद रखेंगे। अब आता है पेट्रोलियम। ये कैसे बनता है, क्या होता है, क्या क्या यूज़ है। You know that the petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। कार में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर वगैरह में जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं खास करके, उसमें क्या इस्तेमाल होता है? उसमें पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है ना। और डीजल के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे ट्रक या ट्रैक्टर वगैरह हो गया, वो डीजल पे चलते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए DIESEL। अच्छा, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, मैंने पहले ही बोला था, पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है वगैरह वगैरह वगैरह। आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सर? कह रहा है कि पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब ये बात आप क्लियर कर दिया कि पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। दी वर्ड पेट्रोलियम इज यूज ड्राइव फ्रॉम दी पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। यानी जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया है? पेट्रा प्लस ओलियम से आया है। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल, यानी चट्टान या तेल। चूंकि पेट्रोल चट्टान के नीचे से निकाला जाता है, अभी देखेंगे हम लोग, इसीलिए इसको पेट्रोलियम कहा जाता है। देखो, कह रहा है कि एज इट इज माइंड फ्रॉम द बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन द फिगर 3.4। हम लोग फिगर में देखेंगे कैसे चट्टानों के बीच से इसको निकाला जाता है। कह रहा है कि डू यू नो हाउ डू पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम बना कैसे है? जवाब है ना, को नहीं, बिल्कुल पता। हम लोग अभी देखेंगे कैसे पता होगा। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड व्हेन फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी
As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. अब क्या बोल रहा है सर कि देखो, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? हाय गर्मी। कह रहा है बच्चों कि ज़माने पहले वही कहानी 300 मिलियन, वैसी कहानी है। बेसिकली हुआ यूँ, अच्छा समुद्र में बड़े बड़े जानवर पाए जाते जी। हमारे लैंड एनिमल्स जो हैं, हाथी गेंडा, कुछ भी नहीं है समंदर की मछलियों के चक्कर में, कुछ भी नहीं है ये। समंदर के मछलियों के टक्कर में ये नील बट्टे सन्नाडा है, छोटे से हैं, पिद्दी से हैं, औकात ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि समुद्र में बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं आज के टाइम पे भी, और जब वो मरे तो वो नीचे सेटल हुए, नीचे बैठे, एक नहीं हज़ारों लाखों। भाई समुद्र की गहराई के बारे में आपको बताऊं एक बात, आज के टाइम पे ये दुनिया के लोग चांद पे ज़्यादा टाइम बिताए हुए हैं, चांद पे है, लेकिन समुद्र की गहराई में उतना टाइम नहीं बिताए हुए हैं। ये मैं सच बोल रहा हूँ, फैक्ट है, चेक कर लो। है चैट जीपीटी, करो चेक, है इंटरनेट, करो चेक, कर लो, नहीं तो भरोसा करो मेरे पे। तो समुद्र की गहराई में, मतलब समुद्र की गहराई तक अंधेरा है, प्रेशर है, गर्मी है, जो भी है, वहाँ के नीचे, मतलब मान लो कि ये पत्थर है पहले से ही, अब इस पत्थर पे बहुत सारा ऐसा बैठ गया, बहुत सारा, कौन बैठ गया? वही बड़ी बड़ी मछलियाँ, हाँ, बड़े बड़े ऐसे जीव समुद्र के बैठ गए मर के बहुत सारे सालों में। अब इसके ऊपर से फिर मान लो कि है ना, और भी चीज़ें वहाँ पर, मिट्टी विट्टी है ना, पत्थर, जो भी चीज़ें समुद्र के वेस्ट इसके ऊपर फिर ढके, इसके ऊपर फिर आए, है ना, उसके ऊपर लेयर बना दिए, जो आप लेयर देख रहे हो। और ये हज़ारों साल में उसके ऊपर बहुत सारा पानी है। ये समुद्र की गहराई की कहानी है बच्चों, उसके ऊपर बहुत सारा पानी है, तो बहुत सारा पानी का प्रेशर नीचे आ रहा है बच्चों, बहुत सारा पानी का प्रेशर नीचे आ रहा है। इस प्रेशर की वजह से ये जो चीज़ें हैं ये हार्ड होती जा रही है, दबती जा रही हैं। एक तो गर्मी नीचे से खलबली वाली, ऊपर से ये प्रेशर पानी का और हवा का, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे 200 किलो का लगता है एटलीस्ट हमारे ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सारा प्रेशर ऊपर से, अब पानी के नीचे गहराई में मैं आपको बताता हूँ, एक बांस नीचे चले जाओ पानी के अंदर, आप कान के दर्द से मर जाओगे। एक बांस नीचे की बात कर रहा हूँ, वो इतना प्रेशर डालता है एक बांस पानी। लेकिन समुद्र की गहराई का तो अथाह है, वो एक बांस दो बांस की बात है क्या, नहीं, किलोमीटर्स की बात है। तो कुल मिलाकर की बात है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की कमी में जब रहे, वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होता, ढक गए हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से। तो वो अपने आप नेचुरली, पता नहीं कैसे, लेकिन लाखों साल में अपने आप क्या हो गया सर, तेल में कन्वर्ट हो गए और गैस में कन्वर्ट हो गए। अब उसी को देखो यहाँ पर लिखा गया कि देखो, अच्छा जब ये दबे होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं रहा होगा, समुद्र के अंदर की बात है, पानी तो है, तो पानी नीचे रह गए, उसके ऊपर तेल, इस एक लेयर या नीचे वाला लेयर में पानी है ना, यहाँ पर तेल है, ठीक है, ये वाला लेयर में, और जो गैस है वो सबसे हल्की है, तो गैस ऊपर है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा ऊपर लिखा है, इसका हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि ऑफर मिलियंस ऑफ ईयर, भाई लाखों साल में, अरबों साल में, एब्सेंस ऑफ ईयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हवा की कमी, हवा नहीं होना, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो गया बच्चों, है ना, वो जो डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह थे वो क्या होगा, कन्वर्ट हो गए किसमें, पेट्रोल में या नेचुरल गैस में, जिससे हमने वहाँ पर देखा कि पेट्रोल और गैस था, ठीक है। शोज दैट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वहाँ पे दिखा रहा है कि यू सी दैट द लेयर ऑफ कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैसेज अबव द वाटर, पानी के ऊपर क्या है सर, पेट्रोल है, पानी के ऊपर पेट्रोल है और उसके ऊपर गैस है। क्यों, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ऑयल होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, तो वो पानी के ऊपर तैरते हैं, और गैस उससे भी हल्के होते हैं, तो वो उससे ऊपर तैरते हैं, लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट, और वैसे भी गैस जो है मिक्स नहीं होगा तेल में या पानी में। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो पाइप लगाया गया है, ये पाइप है जो हम लोगों ने, हम ह्यूमन बींग्स ने लगाए हैं, पत्थर को छेद करके ड्रिल करके उसके अंदर हमने पाइप डाल देते। एक पाइप रखा है जो गैस एरिया में हो, और एक पाइप रखा है, देखो नीचे गया, नीचे, ठीक है, एक पाइप रखा है जो किस एरिया में है, वो ऑयल एरिया में। तो इस पाइप से तेल निकलता है, इस पाइप से गैस निकलता है बच्चों। अब जब ये निकाल लिया, और इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं फिल्टर करके, इसको प्रोसेस कर, ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट निकाल के गाड़ी में डाल देना, नहीं, इसमें प्रोसेस है। करेक्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in, है ना, पेंसिल्वेनिया एक जगह का नाम है, जो कि कहाँ पर है सर, यूएसए में है। 1859 में सबसे पहले क्या किया था, वहाँ खोद करके ड्रिल करके सबसे पहले क्या निकाला गया था, नेचुरल गैस निकाला था। वेल मतलब होता है कुआं, तो कुआं बनाया गया था। 8 years लेटर, 8 साल के बाद 1867 में, है ना, दूसरा स्ट्रक इन
माकुम इन आसम, आसम के माकुम में भी तेल निकाला गया था सिर्फ 8 साल के बाद। इन इंडिया, पता लगा था, निकाला नहीं गया था, पता लगा था, ठीक है। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसम, है ना, इंडिया में पता लगा था। गुजरात, अच्छा कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया के अंदर? आसम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मुंबई में, उसके मुंबई हाई एक ही जगह का नाम है, मुंबई हाई एक जगह का नाम है। एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ, है ना, गोदावरी एंड कृष्णा नदी में, गोदावरी कृष्णा नदी के बेसन में भी पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, आसम में पाया जाता है, और मुंबई हाई में पाया जाता है। और इन जगहों पर तो निकाला भी जाता है तेल को, हाँ समुद्र में ही पाया जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो स्टेट्स हैं, चाहे वो आसम हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो, इन सब स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि समुद्र के किनारे से हैं, तो समुद्र के नीचे तेल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने कहा ना कि पाइप से जब निकाला डायरेक्ट उसको थोड़ी गाड़ी में डाल दिए, उसको करना पड़ता है रिफाइन, उसको करना पड़ता है ना, सफाई उफाई। वही देखो ऑयल जो होते हैं, है ना, वो हल्के होते हैं पानी से, इसलिए वो पानी से ऊपर है, और गैस उससे भी हल्के होते हैं इसलिए वो उससे ऊपर है, उसी बात के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। कह रहा है क्या, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। जो पेट्रोलियम है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, मतलब क्या सारे प्रोडक्ट उससे बनेंगे अभी, उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, काला सा होता है एकदम सा, है ना। और ये अनप्लीजेंट कलर मतलब इसकी सेंट अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ETC ETC ETC, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम के अंदर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये सब चीज़ें पाई जाती है। पेट्रोलियम गैस भी पाया जाता है पेट्रोलियम में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गैसेज हैं। पेट्रोल भी निकाला जाता है पेट्रोलियम से ही, डीजल भी निकाला जाता है पेट्रोलियम से ही, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, लुब्रिकेंट मतलब होता है फिसलने वाली चीज़ें, जैसे ग्रीस व्रीस टाइप की चीज़ें, पेट्रोलियम से ही। पैराफिन वैक्स भी, मोम जो मोमबत्ती वगैरह बनता है, ऐसी चीज़ें भी आपको पेट्रोलियम से मिलती हैं, है ना। ये सब चीज़ मिक्स रहता है। पेट्रोलियम को जब निकाला जाता है तो उन सब में ये सब कुछ रहता है। अब उसको फिल्टर किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, उसको छान करके मशीन से अलग किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, अब क्या करा जाता है सर, इसको फिल्टर करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, चीज़ें हैं, जैसे कि हमने देखा कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह, उन सब को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है इन, है ना, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नाउन एज रिफाइनिंग, है ना। उन सबको अलग करने के प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड बाय द पेट्रोलियम रिफाइनरी, और जहाँ पर ये रिफाइन किया जाता है जिस मशीन में, उसको कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। जाहिर सी बात है पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको अलग करने के लिए जो मशीन होता है उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही तो बोलो यस सर, बोल दो भैया यस सर। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, है ना, एंड देयर यूजेस। अब उनमें से देखते हैं क्या क्या है पेट्रोलियम में। सब जितना आप लिस्ट देख रहे हो पेट्रोलियम की चीज़ें हैं ये। पेट्रोलियम गैस आता है भाई, है ना, लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम लोग LPG कहते हैं और घरों पे इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम से आया है, पेट्रोलियम से, वही समुद्र के नीचे से निकाल करके घरों पे इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। पेट्रोल जो हम लोग गाड़ी वाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, मोटर फ्यूल में इस्तेमाल होता है ना, एविएशन फ्यूल में इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग, है ना, ड्राई क्लीनिंग एक चीज़ होती है ना जिसके सॉल्वेंट में इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेट्रोल से ड्राई क्लीनिंग होती है, बट उसमें यूज़ होता है। केरोसिन की बात है, घरों पे भी इस्तेमाल किया होगा आपने केरोसिन को, है ना, स्टोव वगैरह में, लैंप वगैरह में, है ना। और क्या लिखा है, जेट एयरक्राफ्ट्स में केरोसिन का इस्तेमाल होता है। डीजल की बात है तो वो भी हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने में इस्तेमाल होती हैं, और उसके अलावा जनरेटर में, घरों में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, मैंने कहा था फिसलने वाली चीज़ें लुब्रिकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा पैराफिन वैक्स, जिसको मोमबत्ती आप मोम कह सकते हो, मोम, है ना, ऑइंटमेंट्स, है ना, ऑइंटमेंट्स यानी मोम का मोम ही हुआ। कैंडल मतलब मोमबत्ती, है ना, वैसलिन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बिटुमिन, जो मैंने कहा था कि इसको रिफाइन वगैरह करने के बाद जो गाद बच जाएगा वो कहीं ना कहीं बिटुमिन है, और उसको पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और आजकल तो रोड बनाने के लिए इसका खासा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो भाई इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल, ठीक है। हमने वो टेबल अभी देख लिया, क्या कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, जैसे कि दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से आते हैं सर, नेचुरल गैस से आते हैं या पेट्रोलियम से आते हैं। क्या आते हैं, पेट्रोकेमिकल्स आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखो
पेट्रोकेमिकल से इस्तेमाल होता है, मतलब ये पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, सर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फाइबर्स रेशा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखो कुछ रेशा हम लोगों को जानवर से मिलता है जैसे कि ऊल, कुछ हम लोग को पेड़ पौधे से मिलता है जैसे कॉटन, जैसे कि जूट से भी मिलता है रेशा। तो कुछ रेशा हमारे आसपास पेड़ पौधे से जानवर से मिलते हैं, लेकिन कुछ रेशा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं जिनमें से हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। तो ये सब जो होता है ये मैन्युफैक्चर किया जाता है और इन सब के मैन्युफैक्चर में नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उससे ही बन जाता है, बट उसका इस्तेमाल होता है। कह रहा है पॉलीथीन हो गया या फिर बहुत सारे प्लास्टिक हो गए जो मैनमेड होते हैं, ये सब भी इनके हेल्प से बनाए जाते हैं, यानी पेट्रोकेमिकल के हेल्प से बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन होता है नेचुरल गैस से क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। और उस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है सर, फर्टिलाइजर यानी यूरिया बनाने के लिए होता है। और यूरिया खेत में बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। भाई इसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, कहने का मतलब है कि पैसा वैसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन, पेट्रोलियम। आज यही वजह है कि आप देखो दुनिया के अंदर जिन देशों के पास तेल है उनके पास बहुत पैसा है, जैसे कि सऊदी अरब, जैसे कि कतर, जैसे कि दुबई, जैसे कि कुवैत। इन सब के पास बहुत पैसे हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा क्या है, पेट्रोलियम है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। किसको, पेट्रोलियम को। और ये होता ही काला कलर का है तो ब्लैक गोल्ड नहीं बोलेंगे। अच्छा, अमेरिका जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद जो पेट्रो डॉलर का आविष्कार करा, जिसकी वजह से आज अमेरिका इतना पावरफुल है। ठीक है, गोल्ड भी उसके पीछे एक रीज़न रहा अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो, लेकिन ब्लैक गोल्ड भी एक बहुत रीज़न है, यानी पेट्रोलियम बहुत बड़ा रीज़न है अमेरिका के लिए। और आज गाजा के अंदर जो हो रहे हैं इसके पीछे भी कहीं ना कहीं नेचुरल गैसेस हैं अगर आप थोड़ा देखोगे डीपली तो गाजा के कोस्ट में नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं। तो लालची लोग है ना, लोगों को मार करके वो कब्जा करना चाहते हैं भाई, जेनोसाइड। तो नेचुरल गैस के बारे में हमें पढ़ा जाएगा कि नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको पाइप से यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। अब पाइप से भेजने से क्या हो जाएगा सर, आसानी से मान लो पाइप लाइन बिछा दो पूरे देश में, है ना, हर एक के घर तक डायरेक्ट। जैसे हम गैस सिलेंडर लेके आते हैं, सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पाइप आएगा हमारे घर में, पाइप से हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसमें हो सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। और आज के टाइम पे तो इसको सीएनजी के फॉर्म में स्टोर भी किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे कि एलपीजी था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वैसे सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी कहाँ मिलता है, ये भी खान से ही मिलता है, खदान से ही मिलता है। और इसको कंप्रेस करके पेट्रोल पंप में रखा जाता है, गाड़ी में डाला जाता है और गाड़ी चला जाता है। पहले के टाइम पे कार वगैरह पे भी डीजल ही लगता था। तो आप देखोगे कि पेट्रोल पंप अगर आप जाओगे तो वहाँ पर मेनली डीजल और पेट्रोल मिलता है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मिलता है। ये सीएनजी दिल्ली के अंदर छोटे ऑटो रिक्शा तो सारे बैन कर दिए गए, सीएनजी वाले ही ऑटो रिक्शा चल सकते हैं, शायद उसको भी अब बैन करने की बात हो रही है। अब वहाँ पर सिटी रिक्शा यानी इलेक्ट्रिक रिक्शा की बात आ रही है। तो सीएनजी से जो होता है, यहाँ पर लिखा भी है कि सीएनजी इज़ यूज्ड पावर जनरेशन, क्योंकि है ना इसमें पोल्यूशन कम होता है, धुआं कम निकलता है सीएनजी वाले गाड़ी में। ठीक है बच्चों, तो सीएनजी बहुत काम की चीज़ है। और आज के टाइम पे पेट्रोल वाले गाड़ी में सीएनजी का भी ऑप्शन दे दिया गया है, तो गाड़ियाँ सीएनजी से भी चल रही हैं। पहले डीजल का इंजन आता था, अब पेट्रोल इंजन आता है। अब पेट्रोल इंजन के जगह पे अब सीएनजी इंजन भी फ्यूचर में आ सकता है। हालांकि अभी कंबाइन पेट्रोल और सीएनजी का अलग अलग टंकी रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है इसको कंप्रेस करके चूँकि रखा जा सकता है, इसीलिए ये अच्छा है कि इसको पाइपलाइन बिछा करके यहाँ से वहाँ पहुँचा जा सकता है। किसको, नेचुरल गैस को। रशिया वगैरह में पूरे देश में पाइपलाइन बिछा दिया है, ठीक है, पूरे देश में पाइपलाइन बिछा दिया है और यहाँ से वहाँ चलता रहता है पाइपलाइन से गैस, हर एक घर में पहुँचता है गैस, और गैस में वो लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसको वो सिलेंडर ला करके पाइप जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है कि एज अ फ्यूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो जो सीएनजी है ये ट्रांसपोर्टेशन में आज के टाइम पे गाड़ी वाड़ी में इस्तेमाल होता है। रीज़न ये है कि इसमें धुआं कम निकलता है और ये पोल्यूशन कम करता है ना। उसके अलावा कह रहा है कि है ना ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, कि पाइप से डायरेक्ट घर में और इंडस्ट्री में, फैक्ट्री वगैरह में भेजा जा सकता है और वहाँ पर डायरेक्ट उसका जलाया जा सकता है। भाई इतनी अच्छी चीज़ है कौन, सीएनजी। और यही वजह है कि सीएनजी का जाल कह रहा है कि सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन, है ना, वडोदरा, है ना, वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात एक जगह का नाम है, वडोदरा गुजरात में। वहाँ पर ऐसे पाइप लाइन बिछाए भी गए हैं जिससे क्या होता है डायरेक्ट घरों तक क्या जाता है सर,
सीएनजी जाता है और वहाँ पे डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करके खाना वाना बना सकते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पार्ट दिल्ली में भी ऐसे हैं, मतलब दिल्ली के भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर पाइपलाइन बिछाया हुआ और वहाँ पर भी सीएनजी को डायरेक्ट घरों तक भेजा जाता है। और मैंने कहा रशिया जैसे कंट्रीज़ में, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी ये पूरा देश में ये पाइप बिछा हुआ है, ठीक है। अब हमारे इंडिया बहुत बड़ा, हमारे यहाँ पानी के पाइप बिछा दे पहले, झारखंड वगैरह के बाज जगह पर पानी पीने को मिल ही ना रहा भैया, गैस वाला पाइप बाद में बिछाना भैया, ये पाइप नहीं पाप हो जाएगा नहीं तो फिर। कह रहा है क्या, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो होते हैं, बेसिकली केमिकल्स मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, और फर्टिलाइजर की बात करें तो खाद होता है, केमिकल में कुछ भी हो सकता है बट फर्टिलाइजर खाद होता है, खेतों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। तो बहुत सारे केमिकल को बनाने के लिए और खेतों में इस्तेमाल करने वाले खाद को बनाने के लिए भी क्या होता है सर, नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास ना बड़े बड़े क्या है सर, नेचुरल गैस के खदान है भैया, यहाँ से निकलेगा। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। इन सब जगहों पर क्या पाया गया है, बड़े बड़े खदान पाए गए नेचुरल गैस के। भाई हमारे पूरे देश में पाइपलाइन बिछा दिया जाएगा और हमें एलपीजी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल आएगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं ना, वैसे ही नेचुरल गैस के लिए बिल आएगी और हम लोग डायरेक्ट बिल पे करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों। तो हमारे पूरे देश में पाइपलाइन बिछाया जाना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े खदान हैं किसके, नेचुरल गैस के। जब इसको निकाला जाएगा तो शायद ऐसा पॉसिबल हो भी पाएगा। कह रहा है कि कैन कोल पेट्रोलियम है ना एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने ऊपर अभी पढ़ाया और आपने पढ़ा कि मरे हुए पेड़ पौधे से कोयला बने, मरे हुए समुद्री जीव से पेट्रोलियम बने, तो क्या लैब में भी मरे हुए पेड़ पौधे से कोयला बनाया जा सकता है? इसका जवाब किताब वाला कह रहा है नो, देयर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। नहीं हो सकता, पर जवाब है यस, हो सकता है, बहुत छोटे लेवल पर हो सकता है, लेकिन जो 20 रुपये किलो बाहर में कोयला मिल रहा है वो 2000 रुपये किलो बेचना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेबोरेटरी में छोटे स्केल में इसका प्रैक्टिकल किया गया है। हाँ हो सकता है एक आध महीने में हो जाता है, लेकिन बहुत महंगा प्रोसेस है। मतलब हम लोग इसको बना करके यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, जितना एनर्जी हम उसको बनाने में खर्चा करेंगे उतना एनर्जी से हमारा बाकी काम हो भी जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि 20 रुपये किलो का कोयला बनाने के लिए 2000 रुपये के किलो पे खर्चा करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको बहुत अच्छे से अभी तक पता चल चुका है कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, जैसे सूरज की रोशनी नहीं है कि भाई जितना भी इस्तेमाल करो। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, कुछ खत्म होने वाले हैं, like fossil fuels, जैसे कि fossil fuels हमने देखा यानी कोयला और पेट्रोलियम, है ना, forest and minerals, जैसे कि ये सब चीज़ें खत्म होने वाली हैं। You know that coals and petroleum are fossil fuels, आप ये बात जानते हैं क्योंकि ये डेड एनिमल या प्लांट के रिमेनिंग से बनते हैं, तो ये फॉसिल फ्यूल हुए कौन, कोल और पेट्रोलियम। इट इज़ रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। लाखों अरबों साल लगते हैं भैया ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको फ्यूल बनने में। तो ये अचानक से आज हम चाहेंगे कि बना ले तो ये पॉसिबल नहीं है। कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और अब तक जितने भी खोजे गए हैं, पता है कि हमारे दुनिया के पास जितना पेट्रोल है या कोयला है वो कुछ ही 100 साल चलने वाले हैं आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं कि उसका आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, बल्कि अगले 100, 150, 200 साल के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, ये भी चीज़ कहा जा रहा है। मोर एवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज़ अ मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन। उसके एक तो ख़त्म हो जाएगा तो आने वाले नस्ल को हम क्या देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कोयला ही जलाते हैं तो उसमें एयर पोल्यूशन होता है, उसमें धुआं निकलता है। पेट्रोल चलता है उसमें धुआं निकलता है, डीजल चलता है धुआं निकलता है बच्चा। तो धुआं की वजह से एक तो एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, वो अलग, सांस लेने में परेशानी हो रही है वो अलग, और उसके अलावा देयर आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। भाई टेम्परेचर बढ़ा, ये देखो गर्मी से हालत ख़राब हो रही है हमारे, पूरा हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में इस धुआं का, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा हाथ है। अब ग्लोबल वार्मिंग एक अलग टॉपिक है, उसको अगर समझना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आप पढ़ ही लो कहीं ना कहीं पर। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी लिंक है ना, कौन, ये फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने से। तो कहीं ना कहीं एक तो ख़त्म हो जाएगा, और ज़रूरी चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से लाएंगे। एक तो भाई वो
हवा पोल्यूट कर रहा है और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग ला रहा है, गर्मी टेम्परेचर बढ़ा रहा है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन है ना एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसीलिए इसका हम लोग को सही इस्तेमाल करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए और ज़रूरत के बराबर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा। ए स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, ज़्यादा या कम रहेगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए थोड़ा बचा भी रहेगा। ये सब कुछ फ़ायदा, इसीलिए हम लोग को इसका बर्बादी नहीं करना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कह रहा है इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन है ना रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA फुल फॉर्म दिया है, एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर। कह रहा है कि जब गाड़ी वाड़ी हम लोग चलाते हैं तो क्या हम लोग को करना चाहिए, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, आपको भी ये बताया जा रहा है ताकि आप भी क्या कर सको, पेट्रोल फ्यूल क्या करो, सेव कर सको। लिखा रहा है क्या, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, है ना, घुई एक्सीलेटर लेके घुई नहीं छोड़ना है, बल्कि कांस्टेंट स्पीड आराम से चलाओ और थोड़ा नॉर्मल स्पीड में चलो। जैसे 60 से ऊपर गाड़ी जाते हैं ना तो वैसे भी फ्यूल ज़्यादा खर्चा होता है बेवजह। उतने 1 लीटर में जितना आप जा सकते थे उतना आप नहीं जा पाओगे अगर आप ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओगे। इसका मतलब है कि आप पेट्रोल कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो। तो ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना, मॉडरेट चलाना है और कांस्टेंट स्पीड चलाना है। कह रहा है कि स्विच ऑफ द इंजन, है ना, द ट्रैफिक लाइट एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर हमको कहीं थोड़ी देर 10 मिनट रुकना है तो ऐसे चला के मत रखो कि AC बंद हो जाए, गर्मी से मर जाएंगे, नहीं, बल्कि भैया इंजन को बंद कर दो अगर हो सकता है कहीं पर रुकना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है तो। कह रहा है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और टायर का जो प्रेशर है हवा सही से भर के रखो, क्योंकि हवा अगर कम रहता है गाड़ी में ना तो इंजन पे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है ना रोड से, तो गाड़ी पे धक्का ज़्यादा पड़ता है, उसमें बेवजह एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्चा हो रहा होता है। इसीलिए टायर वायर, है ना, भर के रखो ताकि जो पेट्रोल है वो सही इस्तेमाल हो, इंजन पे कम असर पड़े। अच्छा, इंश्योर रेगुलर मैकेनिज्म, है ना, मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, गाड़ी के जो इंजन है उसमें जैसे कि जो भी सर्विसिंग में जो भी चीज़ें होती हैं, सपोज़ करिए कि उसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं, मोबिल वगैरह लगता है, अगर आप उसको सही से मैनेज नहीं करोगे, अगर आप उसकी कंडीशन अच्छी नहीं रखोगे गाड़ी के इंजन की, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी ख़राब होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, ख़त्म करेगा, तो वो बर्बाद ही हो रहा है ना। अगर आप अपने गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखोगे तो आपका फ्यूल बर्बाद नहीं होगा, है ना, और फ्यूल बर्बाद नहीं होगा तो बहुत सारे फ़ायदे जो हमने ऊपर पढ़े। तो कुल मिलाकर के बात है यहीं तक, है ना, और ये चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा छोटा सा चैप्टर, आई होप कि समझ में आया होगा, चीज़ें एक्सरसाइज आप कर ही लोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ही बता दूँ तो कमेंट करो, तो बता दूंगा एक्सरसाइज भी अलग से, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसकी ज़रूरत है। वैसे भी NCERT के सोल्यूशंस तो मिल ही जाते हैं वेबसाइट पर बहुत ईजिली। बहरहाल वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।